हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक है आज का हिस्ट्री का, वो है शक। और आज हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने ख़त्म किया है मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हमने ये भी मौर्योत्तर काल में ही आते हैं। और मौर्योत्तर काल में हमने करीबन 3 राजवंशों को ख़त्म किया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी और कर्ण वंश और ये सातवाहन वंश। कुछ हिंदी यूनानी वगैरह का भी हमने जिक्र कर लिया है, ठीक है। जिसमें मेनांडर का आक्रमण होता है, उसे भी हमने देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शक। तो शकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें शक, तो शक मूलतः सीरिया के निवासी थे और इनकी कुल 5 शाखाएँ हैं भारत में। तो इनकी 5 शाखाएँ भारत में आती हैं। और पहली शाखा कौन सी थी आप जानेंगे। तो पहली शाखा में अफ़गानिस्तान में, और दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिम भारत में, और पंचम जो शाखा थी वो थी दक्कन में। दक्कन, ठीक है, दक्कन की तरफ थी। तो अन्य इनके जो नाम है शकों के, वो नाम है सिथियन। और शकों का दो वंश भारत में शासन करते हैं। पहला है क्षयरात वंश और दूसरा है कार्दमक वंश, ठीक है। तो ये 2 वंश हैं जो भारत के अंदर शासन करते हैं। क्षयरात वंश की बात करें, क्षयरात वंश, इनमें से जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था नैपान। नैपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी नासिक। इसके बाद है दूसरा, वो है कार्दमक वंश। और कार्दमक वंश ये ईरान के कार्दमक नदी के किनारे पर है, इनका नाम पड़ता है। तो ये लोग थे जो कि ईरान में एक नदी है, उसका नाम है कार्दमक नदी, और वहीं किनारे पर रहते थे। और उन्होंने उसी नदी को अपना टाइटल बना दिया, और उसी नदी के नाम पर उन्होंने अपना वंश स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, तो इसका जो पहला जो कार्दमक वंश का जो संस्थापक था वो था चस्टन, आप ध्यान रखेंगे। रुद्रदामन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था चस्टन के बाद में। और नोट करने वाली बात इसमें यह है, चस्टन पहला शासक था जिसने सत्ता अपने पौत्र रुद्रदामन से साझा किया था। यानी चस्टन ने अपनी सत्ता को अपने पौत्र रुद्रदामन से साझा किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख, इसे आप ध्यान रखेंगे और ख़ास है ये भी, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। और ये इसकी लोकेशन है गिरनार में, जो कि गुजरात में पड़ता है। रुद्रदामन ने इसे लिखवाया था। यह शुद्ध संस्कृत में लिखवाया गया है, और यह शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में। और इसमें रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की चर्चा की गई है। यानी रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है, तो उसकी इसमें चर्चा की गई है। वहीं इसमें और चर्चा भी की गई है, रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था उससे करवाता है, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो ये नोट करने वाली बात है। और रुद्रदामन वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया था, ठीक है। कितनी बार? 2 बार हराता है। उसके बाद भी उससे अपनी पुत्री की शादी कर देता है, ठीक है। और उसके बाद है जो कि ये पुलवामी, आप अगर इसे जानते होंगे पुलवामी को, ठीक है, क्योंकि ये इसका हमने कल जिक्र किया था। और ये सातवाहन वंश का शासक रहा है, ठीक है। सातवाहन वंश का शासक रहा है पुलवामी, ठीक है ना। तो इसका हमने कल जिक्र कर लिया था। इसके बाद आता है रुद्रसेन तृतीय और रुद्र सिंह, या फिर बोलते हैं रुद्र सिंह या रुद्रसेन, बात एक ही है। कहीं ऑप्शन में किसी भी नाम से दिया हो रुद्रसेन या रुद्र सिंह, तो कोई आप उसमें कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। शक वंश का ये अंतिम शासक था। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक था, ठीक है। इसके बाद आता है पहलव। और पहलव यानी कि ये थे पार्थियन, ठीक है। पहलव, इनका अदर नाम क्या है तो आप बताओगे पार्थियन, क्या नाम है तो पार्थियन। इनका मूल स्थान कहाँ है तो आप बताओगे ईरान, ठीक है। ईरान से आए हुए लोग हैं ये। और मिथ्रोडेटस, यानी कि मिथ्रोडेटस यह पार्थियन या पहलव वंश का संस्थापक था। कौन? मिथ्रो। तो आप इसे जानिए, इसका नाम है मिथ्रोडेटस। यानी कि मिथ्रोडेटस है, ये पार्थियन वंश का पहला यह संस्थापक था, या पहला वंश का संस्थापक था।
इसके बाद है गोदो फर्नीज, और गोदो फर्नीज इसका अन्य नाम भी गुंदलूर भी बनता है, या बिंदकर्ण, या फारसी का बिंदकर्ण, यह फारसी लेखों के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शासक रहे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इसका जो विवरण मिलता है यानी वर्णन मिलता है वो है तख्त वही अभिलेख में, जो कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये अभिलेख कहाँ पर है, तो पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ पर इनका विवरण मिलता है देखने को, और इनकी राजधानी थी तक्षशिला। अब आते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश बेहद इम्पोर्टेंट है और ख़ास भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक कबीला होता है जिस कबीले का नाम है यूची तोखारियन। क्या है, यूची तोखारियन नाम का कबीला है, जो कि यूची जाति के लोग थे। ठीक है, और इनका मूल स्थान क्या है, तो आप बताओ, चीनी तुर्किस्तान। कौन, चीनी तुर्किस्तान। ठीक है, वहाँ से पलायन करते हैं, और चीनी तुर्किस्तान जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, चाइना और तुर्किस्तान के बीच का, वहाँ से ये पलायन करते हैं। पलायन करने के बाद आ जाते हैं मध्य एशिया में। कहाँ पर आते हैं, मध्य एशिया में। मध्य एशिया से होते हुए फिर आते हैं भारत में, एंट्री मारते हैं, और भारत में आकर फिर ये शासन करते हैं। तो इनमें से इनका जो संस्थापक था, और कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कन्फ्यूशियस। क्या नाम था, कुजुल कन्फ्यूशियस, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था। और इसने तांबे के सिक्के भी चलवाए थे, जो रोमन के सिक्कों की नकल के आधार पर थे, यानी रोमन के सिक्कों की नकल की इसने, और तांबे के सिक्के चलवाए थे। ये उपाधि धारण करता है महाराजा की, अपने आप को महाराजा घोषित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है बिम कन्फ्यूशियस। क्या नाम है, बिम कन्फ्यूशियस, और ये उपाधि लेता है महेश्वर की, अपने आप को महेश्वर बोलता है। इसने भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। ये बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास आपको ध्यान रखना है। आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि पहली बार भारत के अंदर शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आप बताओगे कुषाण ने चलवाए थे। वंश पूछे तो किस वंश ने चलाए थे, तो आप बताओ कुषाण वंश ने। ठीक है, और कुषाण वंश में किसने राजा ने चलाए, तो आप बताओगे बिम कन्फ्यूशियस ने भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सिक्कों का चित्र है, सिक्कों पर जो चित्र थे वो किन किन के थे, तो आप बताओगे उनमें से एक है शिव, नंदी, यानी ये नंदी है, और त्रिशूल। ठीक है, तो सिक्कों पर ये 3 चित्र भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत के अंदर से शासन करना था, इसलिए इसने भारत की संस्कृति को अपनाया। और जो सिक्के चलाए थे तो उसने अपनी कोई पहचान नहीं रखी, उसमें भारतीय पहचान को इसने अंकित किया। ठीक है, इसके बाद आता है वो है बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास। ठीक है, क्योंकि ये ही वो शासक है जो कुषाण वंश की अच्छे से नींव रखता है और शासन करता है। ठीक है, जिसका नाम है कनिष्क, और ये टाइटल है इसका सीजर है। इसकी उपाधि क्या है, तो आप बताओ, सीजर। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रमुख और किस शाखा का, तो आप बताओगे इसकी जो प्रमुख शाखा वो है बौद्ध धर्म की महायान। क्या है, महायान शाखा का ये अनुयायी था, जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है, यानी कि बुद्ध को भगवान मानकर बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। तो उस शाखा का ये प्रमुख अनुयायी था। इसने 78 ईस्वी में एक शक संबंध चलाया इसने, यानी कि जो इसने शक संबंध चलाया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, यानी कनिष्क ने क्या चलाया था, शक संबंध। ठीक है, यही भारत का राष्ट्रीय पंचांग बनता है, चलाया 78 ईस्वी में, और यही राष्ट्रीय पंचांग बनता है भारत का। ठीक है, और आज भी ये प्रचलित है। इसमें इसका जो पहला दिन है यानी नया साल, वो कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे चैत का पहला दिन, चैत मास का पहला दिन, यानी कि ये लगभग इस अगर जो आधुनिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग देखा है तो 21 से 22 मार्च के आसपास वो दिन पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, और वो है इस जो कनिष्क है, कनिष्क अपनी राजधानी 2 जगह बनाता है, क्योंकि ये इसका जो शासन काफ़ी लंबा था, और ये अपनी राजधानी 2 जगह बनाता है। एक है फिरोजपुर, जो कि पेशावर पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरी है मथुरा, जो कि यूपी के अंदर है, ये भारत के अंदर है। यानी कि भारत के अंदर जो केंद्र बनाता है अपना वो है मथुरा, और एक पाकिस्तान को केंद्र बनाता है जहाँ पर फिरोजपुर उसकी राजधानी होती है, जिसे
आधुनिक टाइम पर पेशावर बोलते हैं। ठीक है, पहले कनिष्क को चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था, ये बात आपको नोट करनी है। तो कनिष्क का जो युद्ध होता है, एक चीनी जनरल था जिसका नाम था पान चाओ, ठीक है, ये इसे हरा देता है। और लेकिन बाद में कनिष्क ने फिर पान चाओ को हरा देता है, इसे अवर हम बराबर कर लेता है। शुरुआत में हार जाता है, दोबारा फिर तैयारी करता है और अच्छे से जाता है तो उसे हरा देता है चीन यानी पान चाओ को। ठीक है, जो चीनी जनरल था पान चाओ, उसे हरा देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। उसके बाद में कनिष्क ने जम्मू एवं कश्मीर में कनिष्कपुर शहर की स्थापना की, ये आपको नोट करना है। तो जम्मू और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर की स्थापना की है अपने नाम पर, और इसका जो विवरण है वो मिलता है राजतरंगणी में। और राजतरंगणी किसकी पुस्तक है, तो आप बताओ, कल्लण की ये किताब है। ठीक है, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप बनवाया था और तथा बिहार की स्थापना भी की थी। बिहार आप जानते हैं, यानी कि जो बौद्ध लोग होते हैं उनके रहने की एक व्यवस्था होती है, एक जगह होती है, और जिसमें एक चैत्य की बात की है तो चैत्य एक पूजा स्थल होता है बौद्धों का। ठीक है, और बिहार उनका ठहरने की व्यवस्था होती है, ठहरने की जगह होती है। और स्तूप, ठीक है, जिसकी परिक्रमा की जाती है, उसमें अवशेष वगैरह रखे जाते हैं। तो कनिष्क का जो शासन है वो कहाँ पर होता है, तो आप बताओ, मथुरा पेशावर ये दोनों राजधानी के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये दोनों राजधानी थी कनिष्क की। गंधार तक, और गंधार यानी कि ह्वेनसांग और अन्य चीनी ग्रंथ हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कनिष्क का शासन कहाँ तक था, तो आप बताओ, गंधार तक। सिंध तक भी पता चलता है, तो सुई बिहार, क्या सुई बिहार अभिलेख से, जो कि पाकिस्तान में है। कनिष्क का शासन सिंध तक भी रहता है और इसका पता चलता है सुई बिहार अभिलेख से, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है सुई बिहार अभिलेख, जिससे यह जानकारी पता चलती है कि कनिष्क का शासन सिंध तक भी था। ठीक है, और कश्मीर, कश्मीर में तो उसने कनिष्कपुर बसाया ही था। ठीक है, और यह राजतरंगड़ी से पता चलता है, तो आप बताओ किससे, राजतरंगड़ी। ठीक है, जो कि कल्लण की किताब है, उससे पता चलता है कि कनिष्क का शासन कश्मीर में रहा है। ठीक है, पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब की बात चल रही है, और यह किस अभिलेख से पता चलता है, तो आप बताओगे मणिक्यार अभिलेख से। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ से पता चलता है कि कनिष्क का शासन पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, इसी के समय में एक चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन होता है कुंडलवन में। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब होता है, तो इसी के समय में होता है, कुंडलवन में होता है। ठीक है, कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, तो उनके बारे में जान लीजिए। कनिष्क के दरबारी विद्वान के बारे में, पहला है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है चरक, चौथा है पार्श्व, पांचवा है नागार्जुन। चरक एक चिकित्सक थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना भी की है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो ये एक बौद्ध भिक्षु भी हैं। ठीक है, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो नागार्जुन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में क्या बोलता है ये। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया था, इसे आपको नोट करना है। जो शून्यवाद का सिद्धांत है वो नागार्जुन देते हैं। ठीक है, और कनिष्क ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था, जो कि इसे सिल्क रूट भी बोलते हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान होते हुए ये रूट था। ठीक है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये रूट था। इस पर ये नियंत्रण कर लेता है कनिष्क, और फिर यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग था उस समय का। ठीक है ना, तो जिस पर ये कनिष्क नियंत्रण कर लेता है। कनिष्क के समय में जो कला थी वो दो प्रकार की कला थी, एक तो गंधार कला और वहीं दूसरी कला थी जिसका नाम था मथुरा कला। गंधार कला की अगर हम बात करें तो गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से था। ठीक है दोस्तों, गंधार कला में जो पत्थर यूज होते थे, यानी काला और गहरा नीले टाइप के पत्थर यूज होते थे, वहीं इसमें जो मूर्ति बनाई जाती थी तो मूर्ति एकदम ऐसी लगती थी, यानी रियल मूर्ति है। ठीक है, ये रियलिस्टिक मूर्ति बनाई जाती थी, यानी यथार्थवादी। ठीक है, इसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहते हैं। इसे जो ये यानी कि जो गंधार कला थी, इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो मूर्ति बनाई जाती है तो इसे ग्रीक शैली भी कहते हैं। ठीक है ना, बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है, और बुद्ध की मूर्ति में जो ग्रीक एक देवता है जिनका नाम है अपोलो, क्या नाम है, अपोलो।
अपोलो देवता से मिलती जुलती मूर्ति हैं। तो आप ध्यान रखोगे बुद्ध की मूर्ति कैसी है, तो ग्रीक देवता थे जिनका नाम था अपोलो, यानी अपोलो से मिलती जुलती मूर्ति हैं। तो अब आप जान सकते हैं भारतीय हाँ थे और ग्रीक देवता जो कि ये ग्रीक के थे यानी अपोलो, ठीक है। तो अपोलो से मिलती जुलती थी और क्योंकि ये कनिष्क भी बाहर का ही था, ठीक है, विदेशी था और इसने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद में भारत की संस्कृति अपनाई। तो और जो इसने जो यानी कि जो शैली अपनाई थी तो वो दो प्रकार की हो गई थी शैली, यानी कि अपने यहाँ की और भारत की दोनों को मिक्स करके जो शैली बनी, तो इसे ग्रीक बौद्ध शैली कहते हैं, जिसमें ग्रीक देवता अपोलो की जो मूर्ति है वो बुद्ध के रूप में बनाई गई है, ठीक है ना। तो बुद्ध का जो चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता बनाया गया था, ठीक है। गांधार कला की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो अगर हम बुद्ध थी हेलेनिस्टिक्स कला और मध्य, आप बताओगे जो गांधार कला की उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, तो हेलेनिस्टिक्स कला एवं एशिया माइनर से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, गांधार कला की। मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति कैसी कैसी बनाई गई थी, तो बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई थी वो किस प्रकार की बनाई गई थी, तो आप बताओगे बुद्ध की मूर्ति खास तौर पर बनाई गई है वो ध्यान चक्र मुद्रा में, ठीक है, यानी कि एक ध्यान योग मुद्रा में बनाई गई है। वहीं दूसरी है वर मुद्रा में, ठीक है, एक है अभय मुद्रा में, यानी कि आप देखते होंगे आशीर्वाद देते हुए, ठीक है। वहीं बोधिसत्वों में सर्वाधिक मूर्ति किसी की बनाई गई, तो आप बताओगे मैत्रेयी की, ठीक है, मैत्रेयी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, ठीक है, इनका विवरण मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो मथुरा कला थी, तो मथुरा कला में क्या था, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो मथुरा कला थी तो उसमें जो प्रमुख धर्म थे अपने भारत के अंदर, तो एक तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तो तीनों की मूर्ति यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना, मथुरा से। तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरी जैन धर्म की मूर्ति और हिंदू धर्म की मूर्ति में, ठीक है। यहाँ पर जो पत्थर प्रयोग किया गया था वो था रेड कलर का, यानी लाल रंग के पत्थर का यूज किया गया है। और जो मूर्ति बनाई गई आइडोल मूर्ति ज़्यादातर आदिवासी टाइप की बनाई गई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसमें कुछ और फैक्ट भी हैं, उसे भी जान लेते हैं। बुद्ध की मूर्ति उनके जीवन से संबंधित घटनाओं से बनी है, ठीक है, यानी जो बुद्ध की मूर्ति बनी है तो उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसी टाइप की बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। जैसे कि जन्म के समय की मूर्ति है, राज्याभिषेक हुआ था उस समय की मूर्ति है, महाविनिष्क्रमण हुआ था उस समय की मूर्ति है, यानी घर से निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और वैसी मूर्ति है ज्ञान प्राप्त होता है तो वैसी मूर्ति भी बनाई गई है, यानी कि ज्ञान फिर उसके बाद में जो उपदेश दिए हैं उन्होंने उस टाइप की भी मूर्ति बनाई है, ठीक है। हर प्रकार की बुद्ध की मूर्ति बनाई है। तो इसीलिए जब आप देख रहे हैं कि यानी बुद्ध ने जो काम अशोक ने किए थे वैसे ही काम कुछ बुद्ध मतलब जो काम अशोक ने किए थे वैसे ही कुछ मिलते जुलते काम यानी कनिष्क भी करता है और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है, संरक्षण देता है। बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति बनाई जाती हैं इसी के समय में, ठीक है। तो इसलिए अब इसे क्या बोला जाता है, तो द्वितीय अशोक भी कह सकते हैं इस आधार पर, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो काम अशोक ने किए हैं और बुद्ध धर्म को संरक्षण अशोक ने बहुत दिया था, वहीं उसका प्रचार प्रसार भी किया था, सेम वैसा ही कनिष्क करता है। और कनिष्क भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उस धर्म का संरक्षण भी करता है। इसके बाद आता है हुविस्क। हुविस्क की बात करें तो हुविस्क इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी इसकी राजधानी? मथुरा। हाँ, अब जो गांधार की बात कर रहे हैं, यानी कि गांधार वाला क्षेत्र वही पाकिस्तान का जो फिरोजपुर क्षेत्र था, यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, और पाकिस्तान के अंदर इसने जो राजधानी बनाई थी तो इसकी दो राजधानी थी कनिष्क की, एक तो फिरोजपुर और दूसरी मथुरा, ठीक है। तो अब इसके अब जो आगे जो शासन करने वाले लोग आते हैं, जो शासक आते हैं कनिष्क के बाद के, ठीक है, जैसे हुविस्क है, तो अब इनके समय में वो राजधानी हाथ से निकल जाती है। कौन सी राजधानी? तो आप बताओगे फिरोजपुर, ठीक है। तो फिरोजपुर अब छूट जाता है हाथ से, अब केवल इनके पास में क्या रहता है, तो मथुरा, ठीक है। तो इसलिए अब इनकी जो राजधानी है वो केवल मथुरा तक रहती है। और इनके सिक्कों पर किस किस की मूर्ति मिलती है, तो आप बताओगे सिक्कों पर जो सिक्के चलाते हैं तो उस पर लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव की, स्कंद की, भगवान विष्णु की,
नंदी की भी इत्यादि जो देवी देवता हैं, हिंदू देवी देवता, उनके चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी, ये किसका अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है वसुदेव, और वसुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक हुए हैं, ये आपको नोट करना है। हिंदू धर्म के अनुयायी थे ये। ठीक है, और ये खास तौर पर चलाते हैं तो वो है शैव धर्म और वहीं वैष्णव धर्म। ठीक है, तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म ये चलाते हैं, तो आप नाम क्या याद रखोगे, तो वो नाम है वसुदेव। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है, ठीक है, उसके बारे में जो मौर्योत्तर काल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये उन्हें जान लीजिए। तो इसमें मौर्योत्तर काल में जो व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापार होता था इस समय। ठीक है, तो इसलिए व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल मौर्योत्तर काल रहा है। ठीक है, भारत से रोम को निर्यात होते थे, तो क्या क्या चीज़ें होती थी देखिए ये। तो भारत से जो क्या क्या चीज़ आती थी, काले मिर्च, मसाले, मोती, हाथी दांत, सूती वस्त्र इत्यादि, इन चीज़ों का जो निर्यात होता था, तो ये कहाँ पर जाती थी, तो अब बताओ, रोम को निर्यात होती थी ये चीज़ें। और इसका जो विवरण है, इसका जो वर्णन है वो कहाँ पर मिला है, तो आप बताओ, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, इसके ये एक पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है, तो यूनान का अज्ञात कोई नाविक है। ठीक है, जो सैर करता है भारत की। ठीक है, वो कोई बुक लिखता है, इसका कोई राइटर अभी तक पता नहीं चला ये किसने लिखी है, पर ये पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में इसका विवरण मिलता है कि भारत से रोम को निर्यात होता था। ठीक है, तो इस मामले में इन चीज़ों का विवरण मिला है, काली मिर्च, मसाले, मोती, हाथी दांत और सूती वस्त्र, इनका निर्यात होता होगा। ठीक है, इसके बाद रोम से क्या क्या चीज़ें आती थी भारत के अंदर, तो आप उन्हें देख लीजिए। तो रोम से सोना आ रहा है, गोल्ड, चांदी आ रही है, शराब आ रही है, रोमन जो बर्तन थे वो आ रही हैं, वस्तुएं आ रही हैं, एम्फोरा, जैसे एम्फोरा टाइप की, ठीक है ना, जिसे एम्फोरा बोलते हैं, तो ऐसी प्रकार की जो वस्तुएं थी तो वो आ रही हैं भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि बर्तन टाइप का होता है, जैसे घड़ा टाइप का। ठीक है, काफ़ी बड़ा है जो बर्तन होते हैं, तो वो वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, सोने की चीज़ें आ रही हैं, चांदी की आ रही हैं। ठीक है, और रोमन बर्तन आ रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे जो कनिष्क के समय में, तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जो ये कनिष्क के समय में जो ये व्यापार चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से क्या चीज़ आ रही है, तो सोना, चांदी और शराब भी आ रही है। ठीक है, ऐश मौज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो आपने ये चीज़ जानी। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, कुछ और बातें भी होंगी। तो इस समय जो बंदरगाह थे, यानी कि जो के टाइम पर जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे, आप उन्हें भी जान लीजिए। तो पहला बंदरगाह ये है अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु, जो कि पंडिचेरी में है। यहाँ से रोमन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत पुरानी जो रोमन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यानी यहाँ से रोम मतलब जब रोमन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से रोम के लिए वस्तुएं जाती होगी और वहाँ से वस्तुएं आती होगी, यानी कि उन दोनों के बीच में, रोम और भारत के बीच में व्यापार होता होगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये वही बात होगी अभी जो आपको बताई थी। ठीक है, यानी व्यापार अच्छा खासा होता हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एम्फोरा है। एम्फोरा क्या होता है वो भी देखिए। तो एम्फोरा मिट्टी का बना होता था, जिसे जार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जार। ठीक है, अरिकामेडु का अन्य नाम है पैडाक। ठीक है, या पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार इसका जो नाम मिलता है वो है पैडाक। ठीक है, यह पुस्तक है जो कि अज्ञात एक नाविक के अनुसार लिखी गई है, इसका कोई नाम पता नहीं है, परंतु इस पुस्तक में जो अरिकामेडु नाम है, उसका जो अन्य नाम क्या है, पैडाक। ठीक है, ये नाम मिला है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह भी है, जो प्लिनी ने, किसने, तो आप बताओ, प्लिनी ने भारत को निर्यात होने वाले सोने का दुख व्यक्त करता है। ठीक है, प्लिनी ने भारत को निर्यात होने वाले सोने का दुख व्यक्त करता है। भारत और रोम के बीच व्यापार भारत के पक्ष में था। ठीक है, यह बात है इसमें, यानी कौन कहता है, तो ये प्लिनी बोलता है। ठीक है, एक दार्शनिक है, कोई
इतिहासकार है। तो ये बताता है कि जो रोम से और भारत के बीच में व्यापार हुआ था तो उस समय भारत के पक्ष में व्यापार था, क्योंकि भारत के पास सोने और चांदी की वस्तुएं जा रही थी, तो और उधर से केवल सूती वस्त्र वगैरह और हाथी दांत और कुछ अन्य चीज़ें भी आती हैं, जैसे काली मिर्च मसाले वगैरह आते थे। परंतु भारत के लिए सोने और चांदी की चीज़ें, बर्तन भी जा रहे हैं और ये चीज़ जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि भारत ज़्यादा संपन्न हो रहा है, स्वर्ण काल बोला जाता है इस समय। स्वर्ण काल यानी कह सकते हैं कि सोने चांदी का ज़्यादा निर्यात हो रहा था। कहाँ से? तो आप बताओ, रोम से, ठीक है। तो यानी कि रोम या रोमन की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुंचने वाली थी, और भारत की स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल पर थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल की थी। तो ये आपने देखा। और भी कुछ अन्य बंदरगाह भी हैं जिसका हमने पिछली क्लास में वर्णन भी किया था। तो वो है एक बड़ौच, क्या है? बड़ौच, जो कि या बेरी गाजा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो आप बताओगे, गुजरात में, ठीक है। एक और है नागपट्टनम, एक है मुजरिस जो कि केरल में है, एक है कावेरी पट्टनम, ठीक है। उद्योगों की बात करें, इंडस्ट्री, तो ये 18 प्रकार के उद्योग थे, जो कि किसके अनुसार पता चलता है? तो आप बताओ, जातक कथाएं होती हैं, जातक के अनुसार पता चलता है। 75 प्रकार के उद्योग होते हैं, तो ये मिलिंद पन्नों में इसकी जानकारी दी गई है। 36 प्रकार के उद्योगों की जानकारी वो महावस्तु के अनुसार बताया गया है। 24 प्रकार के उद्योगों की बात कहाँ पर? दीर्घ निकाय के अनुसार पता चली है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। 18 प्रकार के उद्योगों का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है? तो जातक में मिलता है, ठीक है। 75 प्रकार के उद्योगों का विवरण मिलिंद पन्नों में। इसके बाद मौर्य काल में सेडी राज्य के अधीन थे, ठीक है। मौर्य काल में सेडी राज्य के अधीन थे, लेकिन मौर्योत्तर काल में वह स्वतंत्र थे, ठीक है। मौर्य काल में जो सेडी थे वो राज्य के अधीन थे, ठीक है। और परंतु मौर्योत्तर काल में ये स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद और देखते हैं आगे क्या बात है। तो सेडी की अगर सृष्टि की बात करें, सृष्टि को उत्तर भारत में सेठ या दक्षिण भारत में श्रेष्ठी बोलते हैं, या फिर चेस्टियर बोलते हैं, जो अभी आपने नाम सुना, ठीक है। श्रेष्ठी नहीं था वो, श्रेष्ठी था, ठीक है। तो श्रेष्ठी की बात चल रही है, यानी कि सेठ वगैरह, ठीक है। सेठ बोलो, या फिर एक सेकंड रुको, हाँ। सेठ या फिर दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी, क्या बोलेंगे? तो दक्षिण भारत में का क्या नाम है? श्रेष्ठी नाम है, ठीक है, या चेस्टियार कहते हैं, ठीक है। यह निगम का प्रधान होता था, जो कि मौर्योत्तर काल में ये स्वतंत्र हो जाते हैं, और मौर्य समय पर ये राज्य के अधीन थे, ठीक ना है। और मौर्योत्तर काल में ये स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। खुला व्यापार भी करते हैं ये। सिक्कों की बात करें तो सिक्का सोने के सिक्के थे, जैसे कि निष्क और स्वर्ण पल, ठीक है। इस प्रकार के सिक्के चलते थे। चांदी का सिक्के की बात करें तो जिसे सतनाम बोलते हैं, ये चलता था। कॉपर यानी कि तांबे का सिक्का, जिसे बोलते हैं ककड़ी, क्या बोलते हैं? ककड़ी, ये चलता था, ठीक है ना। ये तांबे का होता था, हाँ, ये कॉपर का। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधि ली, ठीक है, जो कि चीन के शासकों के अनुरूप थी। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधि लिया, जो कि चीन के शासक होते हैं उनके अनुरूप थी, क्योंकि चीन के शासक भी अपने आप को देवपुत्र वगैरह बोलते हैं, ठीक है। कुषाण राजाओं ने मृतक शासकों की मूर्तियां स्थापित करने की शुरुआत की थी। जो राजा मृतक हो जाते हैं, मर जाते हैं राजा, और यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे राजाओं की भी उन्होंने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका जो विवरण है उन्हें जानिए, ठीक है। यानी कि जो कुषाण राजाओं ने मृतक शासकों की मूर्तियां स्थापित करने की शुरुआत किया था, मंदिरों के रूप में, ठीक है, और पूजा हेतु। किस लिए? तो पूजा हेतु, रोमन शासकों की तरह, ठीक है। क्योंकि रोम में भी जो राजा मर जाते थे तो उनकी मूर्तियां बनवाई जाती थी और मंदिर में स्थापित की जाती थी, ताकि उनका पूजा पाठ हो सके, ठीक है। और सेम सिस्टम भारत में भी ये हुआ। और जो कुषाण वंश के थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो मूर्तियां बनवाना शुरू कर दी मरे हुए राजाओं की, ठीक है। और उसके बाद में उन्हें मंदिर में स्थापित किया और पूजा हेतु
मंदिर में स्थापित किया, किस लिए? तो आप बताओ, पूजा हेतु, और उनकी पूजा शुरुआत की, ठीक है, पूजा की शुरुआत होती है, ठीक है। कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन की प्रणाली चलाई थी, ठीक है, कैसी? तो आप बताओ द्वैत शासन, ठीक है ना। कुषाणों ने पहली बार दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। मौर्योत्तर काल में राजत्व का जो देवी सिद्धांत था वो लागू किया गया, ठीक है। मौर्योत्तर काल में देवी सिद्धांत लागू होता है, राजा की आज्ञा एक देव समान, ठीक है, देवता की आज्ञा के समान होगी, ये आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। मौर्योत्तरकालीन समाज कैसा था, तो आप उसे जानिए, ठीक है। जो मौर्योत्तरकालीन समाज था उसके बारे में पुरुष प्रधान समाज था, यानी पितृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर पुरुषों की सत्ता थी। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वैदिक काल की तुलना में खराब थी, लेकिन सातवाहन राजाओं ने महिलाओं को अधिक सम्मान दिया था, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वैदिक काल की तुलना में तो स्थिति खराब दिखाई देगी, ठीक है, परंतु जो सातवाहन राजा थे, तो मौर्योत्तर काल के सातवाहन राजा थे, वो महिलाओं को सम्मान देते हैं और वो महिलाओं के नाम से अपना टाइटल लगवाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गौतमीपुत्र पुलवामी, ठीक है, इस प्रकार के सतकर्णी पुत्र, ठीक है, इस प्रकार से आपने नाम सुने भी होंगे हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं, क्या सती प्रथा थी? तो आप बताओगे नहीं थी, ठीक है ना। तो मौर्योत्तर काल में और कुषाणों के समय में सती प्रथा भी नहीं थी, ठीक है। दास प्रथा की बात करें तो आप बताओगे हाँ दास प्रथा थी। बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह भी था। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो आप बताओगे हाँ शुंग एवं सातवाहन शासकों ने पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था थी तो शुंग और सातवाहन वंश के जो शासक थे इन्होंने पुनः स्थापित की थी, जैसा आपने देखा भी होगा शुंग के समय पर और सातवाहन के समय में भी, ठीक है। वहीं वर्ण संकर जाति की अगर बात करें तो वर्ण संकर जाति तो आप बताओगे तो ये था, ठीक है, यानी यस है, ठीक है, वर्ण संकर जाति ये था, ठीक है। मनुस्मृति में 60 है यानी 60 वर्ण संकर जाति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यवन पल्लव आदि ने पवित्र धार्मिक संस्कार, ठीक है, आदि ने पवित्र धार्मिक संस्कार और ब्राह्मणों की अवहेलना के कारण इन्हें शूद्र कहा गया, ठीक है। इन्हें क्या बोला गया? शूद्र बोला गया है, ठीक है, किसके? ब्राह्मणों की अवहेलना के कारण, ठीक है। वैसे तो यवन पल्लव आदि ने पवित्र धार्मिक संस्कार हैं उनके अंदर, और परंतु ब्राह्मणों की अवहेलना की है तो इसलिए ये शूद्र ने बोला गया मनुस्मृति में, ठीक है। तो वर्ण संकर यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, जो वर्ण संकर जाति है तो यानी कि एक वर्ण में जो जातियाँ होती हैं तो अपनी जाति को यानी कि तो वर्ण संकर जाति की बात की है, ठीक है, यानी कि 60 में था तो मतलब में 60 वर्ण संकर जाति का उल्लेख किया गया। दरअसल जो वर्ण संकर जाति है ये होता क्या है, तो आप ऐसा समझिए, यानी एक महिला और एक पुरुष दोनों अगर अलग अलग जाति के हैं, ठीक है, एक महिला यानी कि एक मेल और एक फीमेल दोनों अगर अलग अलग जाति के हैं, डिफरेंट जाति के हैं, ठीक है, तो अलग अलग जाति के इन दोनों की जो संतान पैदा होंगे, ठीक है, तो वर्ण संकर होगा। कैसा होगा? वो संतान वर्ण संकर कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि ये इसमें दो जातियों का, इसकी संतान में दो जातियों का मेल होगा। अगर जैसे ये किसी अन्य जाति का है और ये किसी अन्य जाति की महिला है, इन दोनों की जब शादी होगी और शादी होने के बाद में संतान उत्पत्ति होगी तो वह संतान कैसे होगी? तो वर्ण संकर कहलाएगी, ठीक है, वर्ण संकर संतान कहलाएगी। यानी कि इन दोनों की जो संतान होगी उसके अंदर दो जातियों का मेल होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो वर्ण संकर जाति कहलाएगी। और आज प्रेजेंट टाइम में वर्ण संकर जो जाति है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी संतानें वर्ण संकर कहलाती हैं, ठीक है। आज के समय पर जो वर्ण संकर जो संतान है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अब लव मैरिज चल रहा है और पता नहीं चलता कौन सी किस जाति का है तो कोई किस जाति का, तो डिफरेंट जाति के लोग आपस में शादी करते हैं तो फिर वहाँ से वर्ण संकर पैदा होता है, ठीक है। ऐसा इस मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल और लेकर आते हैं एक और नई क्लास, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी रोज़ाना एक हिस्ट्री क्लास, और आपको आपके लिए एक बेहद खास सूचना है पर देखने को मिलेगी, ठीक है, किस पर? तो ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस पर, ठीक है।
और कितने बजे, तो आप बताओ। तो हम बता रहे हैं आपको, ये मिलेगी 6:30 बजे। कितने बजे? 6:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है रोज़ाना 6:30 बजे शाम के समय में, ठीक है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो कृपया आप जाइए हमारे इस चैनल पर, ठीक है। और चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, प्ले लिस्ट मिलेगी, और वहाँ पर आपको हिस्ट्री की सभी क्लासें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी और वीडियो। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।